बिहार स्पेशल से संबंधित होंगे, मतलब बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खास करके बिहार स्पेशल के संदर्भ में। जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं में, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, या फिर और भी जो भी छोटे बड़े एग्जाम होते हैं बिहार स्पेशल के, सारे में इस एपिसोड से जो भी क्वेश्चन आएगा, पूरी पूरी संभावना है कि इससे बहुत सारी क्वेश्चन उससे टच करेगी। ठीक है। तो वैसे तो कहने के लिए 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें साथ में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप उसे भी ध्यान में रखकर सुनते हैं और नोट करते जाते हैं, तो पता चला कि आपका 50 क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि उसके साथ लगभग एक एपिसोड में लगभग 30 मिनट में आपका 50 नहीं बल्कि 200-300 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो यह 22 मार्च को मनाई जाती है। और 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था 1911 में, 1905 में हुआ, उसके बाद 11 में फिर बात चली दिल्ली दरबार के दौरान कि बंगाल से अलग एक प्रांत का गठन किया जाए, और उसी तौर पे बिहार एक अलग प्रांत के रूप में 1912 में 22 मार्च 1912 को गठित हुआ, और इसीलिए 22 मार्च को, प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। देखिए, देखने में तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको डेप्थ में ले चलेंगे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। जैसे बिहार की राजधानी वर्तमान में पटना है, लेकिन जब हम मौर्यकालीन इतिहास की बात करें या उससे भी पूर्व जब हम जाते हैं, हरियंक वंश के शासक जो अजात शत्रु थे, उनके मंत्रालय में इसकी चर्चा की गई थी कि सोन और गंगा नदी के संगम स्थल पे वहां पर एक नगर बसाना चाहिए, और उन्हीं का पुत्र होता है जिसका नाम होता है उदयन। तो उदयन इस नगर को बसाता है, और उसके बाद क्या होता है, पाटलिपुत्र का विकास खास करके अब होगा जो मुगल काल में होता है, जो औरंगजेब के पोते होते हैं, जो जिनका नाम होता है अजमुन शान। तो अजमुन शान नाम के जो वहाँ के पोता था उनका, औरंगजेब का, उन्होंने ही अजीमाबाद नाम रखा था पटना का फिर। और उसके बीच में और भी आया, जैसे शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी ने भी पटना को एक पृथक प्रांत के रूप में सुदृढ़ करने का कार्य किया इस रूप में, और वर्तमान में पाटलिपुत्र या पटना है। तो पटना भी नाम दिया गया उसी दौरान, खास करके जब शेरशाह सूरी जी आए थे, उसी दौरान इसका नाम पटना दिया गया। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे हालांकि, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह पटना में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। उस दौरान गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1916 में कब किया गया, तो 1916 में यह किया गया था, और 1916 में क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया था, यह बनकर यह समाप्त, मतलब बनकर संपन्न हुआ था 1916 के दौरान। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा वैसे तो उर्दू, मतलब पहली भाषा हिंदी, और दूसरी भाषा के तौर पे उर्दू को रखा जाता है। ठीक है। लेकिन और भी देखें तो इसके अलावा और भी कुछ उपबोलियां हैं। जैसे अगर ये बिहार हो गया हमारा, इस तरह से कुछ बिहार है हमारा, अगर मैप पे देखो तो बिहार में क्या है कि ऐसे गंगा नदी जा रही है बीचों बीच से, और यहाँ पर देखते हैं अगर, तो यहाँ पर बंगाली प्रभाव है, बहुत सारे बंगाली भाषा का बोली बोला जाता है इधर में। फिर जब हम बात करते हैं
ये नॉर्थ साइड की, तो यहाँ पे मिथिलांचल कहा जाता है जहाँ पे मैथिली बोली जाती है। फिर इधर के बेल्ट में खास करके भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी क्षेत्र हो गया। यहाँ के क्षेत्र में आपका मागधी बोला जाता है और इधर के क्षेत्र में आपका अंगिका बोला जाता है। मतलब मुंगेर, भागलपुर, इन सारे क्षेत्रों में हमारा क्या अंग का क्षेत्र रहा है, अंग प्रदेश का, इसलिए अंगिका बोला जाता है। वही भोजपुर का जो बेल्ट है, खास करके उत्तर पश्चिम बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार, उन सारे क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। इस तरह से कई उपबोलियां भी है हमारे बिहार में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे तीसरे नंबर पे पूछा गया हमसे, अच्छा चौथा क्वेश्चन तो हमने देख लिया, तो पांचवा क्वेश्चन के तौर पे हमसे पूछा गया है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष यह पीपल का वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है या मैरीगोल्ड इसे कहा जाता है। मैरीगोल्ड ही बिहार का राजकीय यानी स्टेट फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु बैल या ऑक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारा डिस्कस करने लायक नहीं है वैसे कुछ, तो जहाँ से आएगा मैं करूँगा उसे। बिहार का राजकीय पक्षी या स्टेट बर्ड क्या है। तो यह गौरैया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिहार में कितने प्रमंडल हैं, या बिहार का प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 प्रमंडल है बिहार में। ठीक है, और 9 प्रमंडल की बात करें अगर, तो फिर से ये हमारा बिहार का मैप हो गया है इस तरह से। तो 9 प्रमंडल कुछ इस तरह से, ये गंगा नदी हो गई, पूर्णिया हो गया यहाँ पर, पूर्णिया पी, फिर यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल पाया जाता है टी, यहाँ पर सारण प्रमंडल पाया जाता है यस, यहाँ पर आपका भागलपुर, यहाँ पर आपका मुंगेर, यहाँ पर आपका पटना, यहाँ पर ये सारा पटना का ही भाग है। इसी तरह से तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया। ठीक है, ये सारे प्रमंडल हैं बिहार में, टोटल 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिला है, और आखिरी जो 38 जिला बना उसका नाम है हमारा अरवल, और अरवल डिस्ट्रिक्ट बना था ये 2030 जुलाई 30 जुलाई 2000 में बना था, 2001 में बना था। ठीक है, 30 जुलाई 2001 को जहानाबाद एक जिला है जिससे अलग होकर के एक नया जिला बना बिहार का जिसका नाम अरवल है। सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना है बिहार में वह अरवल है, जो 38 नंबर का जिला है बिहार में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में टोटल 101 अनुमंडल है। और अनुमंडल क्या होता है, तो जिसे हम कहते हैं सब डिवीज़न, यानी डिस्ट्रिक्ट जब बड़ा होता है, या हाँ आमतौर पे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है तो उसको डिवाइड किया जाता है सब मंडल में। ठीक है, तो उस रूप में हम देखते हैं कि उसी को सब डिवीज़न कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट तो 38 है लेकिन सब डिवीज़न हमारे यहाँ पर 101 है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। और आप जानते हैं कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे ललित नारायण यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, ये सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, इसका लोकेशन वगैरह क्या है ये डिटेल वाले वीडियो में देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। ये शॉर्ट में है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसकी सीमाएं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, पटना बिहार की राजधानी है तो पटना ही
ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाएगा बिहार का, ठीक है, क्योंकि सारी जगह से लोग तो पटना ही आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। शेखपुरा पड़ता है यह नवादा, जमुई, लखीसराय और बिहार शरीफ, या फिर जिसे हम नालंदा कहते हैं, इन चारों के बीच में पड़ता है ये शेखपुरा। और इसकी जनसंख्या लगभग 6,36,000 कुछ समथिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं सबसे कम इसी का जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। मुंगेर का लिंगानुपात 876 है। अब लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात होता है कि जैसे 1000 मेल है, मेल 1000 है, ठीक है, उस पर फीमेल कितनी है, फीमेल 876 है यहाँ पर मुंगेर में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 876 मुंगेर में सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जब पूछा जाए तो यह गोपालगंज में है। गोपालगंज में लगभग 1021 है, मतलब 1021। अगर 1000 पुरुष है उस पर देखा जाए, तुलना किया जाए महिलाओं से, तो वह वहाँ पर 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो यह गोपालगंज है। अभी हमने बताया था कि गोपालगंज में क्या है कि प्रत्येक इसका है 1021 है टोटल। और अगर देखा जाए जैसे 1000 मेल है, ठीक है, 1000 मेल पे 1021 फीमेल देखी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यह जो है कहीं ना कहीं लिंगानुपात बढ़ा हुआ है गोपालगंज का, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में अभी देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या बहुत सारी कम गई थी, लेकिन अब वर्तमान में लोग शिक्षित हो रहे हैं, महिला साक्षरता, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और ख़ास करके जो बच्चियों के प्रति हमारा नकारात्मक रवैया था कि अगर शिशु हमारी बच्चियां हुई तो उनका मर्डर कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी, तो अब उनमें कहीं ना कहीं कुछ सुधार आ रहा है, जिससे हमारा लिंगानुपात भी सुधर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हमारा रोहतास है। और रोहतास को देखें तो यह बिहार के पश्चिम दक्षिण प्रांत में आता है, और इसकी सीमा भभुआ या कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद से लगती है। सोन नदी यहाँ एंट्री करती है रोहतास से ही हमारे बिहार में, और फिर यह औरंगाबाद और रोहतास के बीच सीमा बनाती हुई भोजपुर होती हुई गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अब जानते हैं पूर्णिया जो हमारा जिला है वह बिहार के पूर्वी छोर में पड़ता है, और यह किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और पूर्णिया का अगर चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उत्तर में अररिया और किशनगंज, दक्षिण में बात करें तो कटिहार और भागलपुर, और पश्चिम में बात करें तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। और किशनगंज क्यों है, इसके पीछे एक खास रीज़न है कि जैसे ये बिहार का हमारा मैप हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे गंगा नदी जा रही है बिहार से, और किशनगंज यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती हैं, बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं आती हैं हमारे बिहार की ओर, तो क्या होता है कि यहाँ पर वर्षा तो कराती हैं बहुत सारी, लेकिन धीरे 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 यह इधर की ओर जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं तो इसमें नमी घटने लगती है, और जब नमी घट जाएगा तो वर्षा कम हो जाएगी आगे बढ़ने के साथ। तो यहाँ किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा, लेकिन जब सबसे कम वर्षा की बात की जाए
तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, एक जिला पड़ता है जिसका नाम है औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद के पास सबसे कम वर्षा, जबकि किशनगंज के पास सर्वाधिक वर्षा बिहार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में सबसे बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये औरंगाबाद है, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है बिहार में, वह कौन सा जिला है भाई? तो बिहार में सबसे ठंडा जिला गया है। और गया की स्थिति की बात करें तो कुछ इस तरह से गया की स्थिति है। अगर ऐसे बिहार है तो गया यहाँ पर है, और गया में क्या होता है कि यहाँ पर इधर भी पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ियाँ ऐसे ऐसे है, और इधर भी खड़गपुर की पहाड़ियाँ, राजमहल का पठार है, और उसके बीच में यह एक घाटी नुमा क्षेत्र पड़ता है गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं वह आ नहीं पाती हैं सही से, इसलिए क्या होता है कि सर्दी के दिनों में यहाँ पर ज़्यादा सर्दी और गर्मी के दिनों में यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्सोल्यूट नहीं है कि हवाएं आती हैं अथवा नहीं आती हैं, मतलब आने की तो आएंगी लेकिन दूसरे जगह के अनुपात में कम या ज़्यादा आती हैं। इस वजह से यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जो जिला है बिहार में वह गया जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा राजधानी ही है पटना, तो सबसे बड़ा नगर भी पटना ही हो जाएगा बिहार में। और हमने बात इसके बारे में बहुत सा इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो होता है वह बौद्ध मठ होता है, और आप जानते हैं कि बिहार बौद्ध मठों को कहा जाता है जहाँ पर वह आते थे और किसी खास सत्र में या किसी खास मौसम में रहते थे आकर के बौद्ध भिक्षु। और उसी दौरान क्या हुआ कि बिहार नाम का जो आज क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बौद्ध काल में आए, और उन्हीं का जो रहने का स्थान होता था, मठ होता था, उसी के आधार पे हमारे बिहार का नाम बिहार पड़ा। पहले तो यह विहार था, लेकिन अब जब मुगल कालीन सत्ता आई बिहार में स्थापित हुई, उस दौरान इसका नाम बिहार से हटा करके बिहार कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ, जबकि हम भारतीय स्तर पे देखें तो नमक सत्याग्रह पहले ही स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलते हैं गांधी बापू, और वह दांडी तट के लिए, गुजरात के दांडी तट पे जाते हैं नमक बनाने के लिए, और यह चलते हैं 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 1930 को, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पे जानते हैं, यहीं से प्रारंभ होता है इसका, और वह 24 दिन का लगभग सफ़र तय करके 6 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी, और जहां से वह नमक बनाते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल को पहुंचते हैं, नमक बनाने के लिए कार्य स्टार्ट करते हैं ये गांधी जी। और उसके बाद क्या होता है कि बिहार में उसी का देखा जाता है क्रमिक रूप कि यह 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है, यहाँ पर भी चौकीदारी कर रोको आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह के रूप में यहाँ पर भी मनाया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे समुद्र नहीं था बिहार में। तो अगर समुद्र नहीं है तो कहाँ पे नमक बनाए लोग, इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर उसके समानांतर, नमक सत्याग्रह के समानांतर चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया था बहुत सारे क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी? तो यह 1936 में की गई थी, और आप जानते हैं कि पहले बिहार का गठन हुआ 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार का गठन हुआ अलग प्रांत के रूप में, बंगाल से अलग होकर के, और उसके बाद 1936 में क्या होता है, 1935 का अधिनियम होता है, और 1936 में क्या होता है कि
कि बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में गठन की मांग की जाती है। और खास करके हमारे बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी और भी बहुत सारे लोग उनके साथ थे। सारे लोगों ने मिलकर इसकी मांग उठाई और 1936 में बिहार को पृथक प्रांत के रूप में स्वीकृति भी दे दिया गया, क्योंकि 1936 के दौरान ही हम देखते हैं कि बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और उस दौरान अगर देखा जाए तो बिहार और झारखंड सम्मिलित रूप से रह गया। आगे चलकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को भी इससे अलग करके एक नया राज्य के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो मुगल प्रांत के रूप में बिहार का गठन हुआ था 1576 में, जब अकबर का शासन स्थापित हो गया। तो 1576 में एक अभियान किया मुगल सेनाओं ने और उसी दौरान बिहार के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। और जीतने के पश्चात क्या हुआ कि अकबर ने इसको अपना सूबा या प्रांत घोषित कर दिया इस दौरान। और हम देखते हैं कि 1580 से यह मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में इसको माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सीट है या सदस्य है? सीट होना चाहिए दरअसल यहाँ पर, ठीक है। तो यह 243 है। और जब हम बात करें, ये तो विधानसभा का हो गया। जब विधान परिषद का बात करें, ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो उसमें लगभग 75 सीट है। लगभग क्या मतलब 75 सीट ही है। तो विधान परिषद में टोटल 75 या 75 सीट है, ठीक है। 6 स्टेट में अभी विधान परिषद है। कौन कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 हो गया, कर्नाटक और महाराष्ट्र 4 हो गया, और हमारा 2 स्टेट है इधर जिसका नाम उत्तर प्रदेश और बिहार है। यही 6 स्टेट में विधान परिषद है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। एलएस के 40 सदस्य और आरएस या राज्यसभा के 16 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हमने पहले भी बताया, ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये 16 सीटें हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 को। और जानते हैं 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? तो इस दिन आदिवासी या जनजातियों के एक देवता कहे जाने वाले बिरसा मुंडा या बिरसा भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ कि इनका ये बिरसा मुंडा जी के याद में 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड का एक अलग राज्य या एक अलग प्रांत के रूप में गठन किया गया। और 15 नवंबर को भारत सरकार या भारत के जो भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को इसका विभाजन हुआ और इसी दिन के बाद से बिहार और झारखंड मिलाकर एक राज्य बन गया और उड़ीसा को अलग प्रांत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जब 1917 में, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में इसे निकालता हूँ। तो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी या सचिव के तौर पे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे?
तो बिहारी समाचार पत्र के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ था गया में, और इस दौरान अध्यक्षता कर रहे थे, इस कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे सी आर दास जी। ठीक है, सी आर दास जी। और इसी दौरान क्या होता है कि सी आर दास इन सारे लोगों का कहना था कि अब जो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, जो हाथ जोड़ने वाली, विनती करने वाली, इस तरह की जो बात है इनमें, या गांधीवादी पद्धति से लड़ाई लड़ने वाले, इनमें कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए, और यह थोड़े क्रांतिकारी रूप से होकर के जल्दी करें कि आज़ादी हमें प्राप्त हो। लेकिन इन सारे लोगों की जो मांग थी, यह जबकि अध्यक्ष थे सी आर दास जी, इनके अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही थी कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन, उसके बावजूद इनके मांग को कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए वहां पर क्या किया, सी आर दास जी ने अपना अध्यक्षता त्याग दिया, और इसी दौरान एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम पड़ता है स्वराज दल। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसानों के एकमात्र प्रमुख नेता के तौर पे सहजानंद सरस्वती जी मजबूत नेता के तौर पे उभरे, और यह 1929 में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गोष्ठी, यह होते हैं उत्तर प्रदेश से, गाजीपुर से, लेकिन यह बसते हैं कहाँ जाकर, तो आरा में। आरा में बसने के बाद 1929 में एक सम्मेलन बुलाते हैं किसानों की, सोनपुर मेले में। सोनपुर या छपरा में पड़ता है या सारण में पड़ता है, वहां पर एक मेला में इन्होंने घोषणा किया कि बिहार क्षेत्रीय या प्रांतीय किसान सभा हम लोग गठित करते हैं, और इसी दौरान उसका गठन भी हुआ, बिहार क्षेत्रीय प्रांतीय किसान सभा का, और यह 1929 में हुआ था। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इस किसान सभा की बात की जाए तो यह 1936 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो यह मार्च 1929 में हुआ था। इस दौरान चल रहा था सोनपुर मेला, तो उसी दौरान इन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 को हुआ पृथक, और इसी रूप में हम देखते हैं कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो यह बिहार के नेता थे कुंवर सिंह जी थे। और यही पूछ ले पटना से, तो पटना में पीर अली जी थे। ठीक है, पीर अली पटना से कर रहे थे, और यही दोनों लोग थे प्रमुख रूप से बिहार से। और मौलवी अहमदुल्लाह जी, ये थे हमारे फैजाबाद से, और तात्या टोपे जी ये कानपुर से, ये सारे लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी के काल में बनाया गया था, और इनका कार्यकाल जो रहता है वह 1540 से 55 के बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो यह शेर शाह सूरी जी थे, क्योंकि शेर शाह सूरी जी तो बिहार के एक सुल्तान मात्र थे, लेकिन इनका जो कारनामा रहा है वह केवल बिहार के स्तर तक ही नहीं रहा है, बल्कि बिहार से बाहर राजस्थान, उदयपुर, क्योंकि इन्होंने उनसे, महाराणा प्रताप से भी लड़ाई लड़ी थी, और खास करके दिल्ली के गद्दी पे बैठा, और पूरे दिल्ली की गद्दी को संभाला लगभग 10 सालों तक, 15 सालों तक। ठीक है, तो इसलिए शेर शाह सूरी जी को देखा जाता है कि सबसे लोकप्रिय सुल्तान के तौर पे बिहार में ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो यह बख्तियार खिलजी नाम का एक मुस्लिम शासक था, और यह 1203 के लगभग बंगाल आक्रमण करता है,
और बंगाल पर आक्रमण के दौरान ही इसे बड़ा फूला फला क्षेत्र दिखता है। यह नालंदा में नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बौद्ध धर्म के सहयोग से चलाया जा रहा था, और इन्होंने देखा कि कैसे ये बौद्ध धर्म वाले भाई विकास कर रहे हैं और शांति से कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान क्या किया कि 1203 में बख्तियार खिलजी ने इन दोनों विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, तो इन दोनों में आग लगाकर जला दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो अभी हमने बताया कि मध्यकाल के दौरान 1203 में ही क्या होता है कि ये आता है और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करता है और दोनों को जला देता है बख्तियार खिलजी। तो इसीलिए मध्यकाल के दौरान क्या होता है कि बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा तीनों खंडित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो यह अकबर ने मिलाया था 1576 में। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि 1576 में यह क्या करता है, आता है और बिहार को जीतता है, और उसके बाद 1580 में पूर्णतः 1536 में क्या कर 1576 में क्या करता है, तो 1576 में इस प्रांत को जीतता है यह अकबर, और 1580 में क्या करता है अकबर, 1580 में इसको एक अलग प्रांत के रूप में दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का महल था, जिसे हम राजप्रसाद के तौर पर भी जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, राजप्रसाद, राजप्रसाद के तौर पे भी जाना जाता है। तो ये राजप्रसाद किस चीज का था भाई? तो ये लकड़ी का बना हुआ था, यह लकड़ी का महल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र में इसमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो इन 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनमें सबसे पुराना व्यक्ति यही रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएगा जो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। और 326 ईसा पूर्व यानी बीसी के दौरान यह क्या करता है, शासन स्थापित करता है अपना और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह कुंवर सिंह जी जो थे वह जब कानपुर से लड़ाई लड़के आजमगढ़ के रास्ते गाजीपुर होते हुए गंगा पार कर रहे थे, उसी दौरान अंग्रेज सेना अधिकारियों से इनकी झड़प होती है और गंगा में यह नाव को क्रॉस कर रहे होते हैं। उसी दौरान 23 अप्रैल को इनको गोली लग जाती है हाथ में, हाथ काट कर इन्होंने गंगा मैया को चढ़ा दिया, और उसके बाद यह वीर सपूत जब बिहार में आते हैं तो 26 अप्रैल को इनका डेथ हो जाता है। 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, यह उलीहाती गांव पड़ता है रांची में, वहीं पर हुआ था, और रांची और राजमहल क्षेत्र इनका कार्यक्षेत्र रहा है। इनको भगवान के तौर पे भी जाना जाता है, और हमने बताया कि 15 नवंबर को भारत सरकार ने 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रावधान किया है, तो अब मनाया जाएगा हमेशा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन इस एपिसोड का हमारा कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जो संबंध था वह बिहार के किसान आंदोलन से था। प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया 1929 में, और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने 1936 में। ठीक है, इस रूप में देखते हैं हम लोग। और ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर करें, और कम से कम देखिए आपसे ये तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप कम से कम 2 4 5 लोगों को शेयर करें, उनके पास ये लिंक पहुँचे। देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।
अच्छा, आगामी एपिसोड हम लोग लाते रहेंगे 50-50 क्वेश्चन करके। तो प्रत्येक एपिसोड का लेंथ लगभग यही सब रहेगा जितना अभी हो रहा है, या 1-2 मिनट कम या आगे या पीछे हो सकता है इसमें। तो ध्यान रखेंगे कि अब से एक दिन गैप करके आपको हमेशा इसका लेक्चर मिल जाएगा। और साथ ही हम लोग अभी हमारा काम चल रहा है पॉलिटी और ज्योग्राफी पे, ठीक है, और बिहार स्पेशल पे भी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी से हम लोग इसे भी अपडेट करेंगे। और अगर इस एपिसोड का आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जा कर के आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।